दोस्तों, अभी तक आप लोग 8 भाग की कहानी सुन चुके हैं। 9वें भाग की कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो रानू के कलम से लिखी हुई बहुत ही रोमांटिक उपन्यास है। तो शुरू करते हैं इससे आगे की कहानी। आप लोग अभी तक की अगर कहानी सुन चुके हैं तो इससे आगे की कहानी और मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। सहसा अंदर कमल के रोने का स्वर गूंजा। शायद वह सो रहा था कि जाग गया। उसका मन हुआ अंदर जाकर उसे गोद में उठा ले, उसे चूमे, उसे प्यार करे। उसने अपने हाथ में लिए पैकेट को देखा, फिर राधा को। राधा उसके दिल की बात पर ध्यान दिए बिना ही अंदर चली गई और वहां खड़ा रह गया। वो कुछ पल बाद कमल के रोने का स्वर रुक गया, परंतु राधा नहीं आई। उसने कुछ देर और उसकी प्रतीक्षा की, फिर निराश होकर उसने पैकेट वहीं बरामदे में आगे बढ़कर रख दिया और वापस पलटकर बाहर निकल गया। दरवाजा पार करते हुए उसने देखा बनिए की दुकान पर अनगिनत औरतों और पुरुषों का जमघट था। उसे देखते ही उसकी आपस में खुसुर खुसुर तुरंत ही बंद हो गई। बनिया तराजू उठाकर सामान तौलने लगा। अपना सब कुछ राधा के प्यार में लुटाने के पश्चात भी राजेश के अंदर राजा विजय भान सिंह का स्वाभिमान अभी कम नहीं हुआ था। वह बनिए की दुकान पर पहुंचा। बनिए ने उसकी उपस्थिति जब प्रतीत की तो हाथों से तराजू छूट गया। लोग अपने आप ही वहां से हटकर तीतर बीतर हो गए और कुछ एक दूर जाकर खड़े हो गए। राजेश ने बनिए को घूर कर देखा। बनिए को पसीना आ गया, थर थर कांपने लगा। राजेश ने अपने होठ सख्त किए, मुठियां भीजी, परंतु कुछ सोचकर उसने खामोशी धारण कर ली। अब जमाना बदल चुका है, भारत स्वतंत्र है। अपनी गलती, अपनी कमी को देखे बिना ही हर आदमी दूसरे के बराबर अधिकार मांगने लगा। अच्छा होगा यदि इस बनिए को सबक सिखाने के लिए वह कोई दूसरा रास्ता धारण करे। गर्दन झटक कर वह मुड़ा और सड़क पर हो लिया। बहुत दूर जाकर उसने आभास किया मोहल्ले के निवासी बहुत तिरस्कृत भाव से उसका उपहास उड़ा रहे हैं। वह दांत पीस कर रह गया। दिल में उसके प्रति क्रोध की आग थी तो राधा से बिछड़ने का गम भी। आंखें छलक पड़ना चाहती थी, परंतु उसने अपने आप को बहुत कठिनाई के बाद संभाल लिया। प्रताप विजय भान सिंह कुर्सी पर धंसते हुए चांदी की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाते हुए बोले, राधा से मेरे मिलने का अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब वह राजेश की सूरत भी नहीं देखना चाहती। लगभग 1 वर्ष से मैं बराबर राजेश बनकर उसकी समीपता प्राप्त करता रहा। इस दौरान मैं हमेशा ही इस अंगूठी को उतार देता था। यही अंगूठी तो केवल विजय भान सिंह ही की अमानत है। जब विजय भान सिंह बना तो तुरंत ही पहन ली। इस 1 वर्ष में राधा के समीप रहकर मैंने उसके दिल को भली भांति परखा है। विजय भान सिंह को वह कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। विजय भान सिंह की आंखें छलक आई। खड़े होकर उन्होंने एक आंख भरी। प्रताप के समीप आए और उसके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़े। प्रताप सिंह की आंखें भी छलक आई। उन्होंने समझाया, किसी के प्यार की तपस्या कभी खाली नहीं जाती। जो पाप उन्होंने किया है उससे कहीं अधिक वह प्रायश्चित भी कर चुके हैं। जुल्म का वह मूल्य भी दे चुके हैं। यह राधा की जायदाती होगी अगर वह हकीकत जानने के बाद भी उसे क्षमा नहीं करेगी। वह बोला, आपने अच्छा ही किया जो उन्हें अपनी वास्तविकता नहीं बताई। खैर, निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको कदापि निराश नहीं होने देना चाहिए। काफी देर बाद विजय भान सिंह रंगमहल में आकर बैठ गए। इस तहखाने के अंदर अनगिनत आत्माओं का खून हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे आत्माएं इसी में कैद होकर रह गई है। उन ढेर सारी मूर्तियों के में समा गई है जिन्हें विजय भान सिंह ने बाबा हरिदयाल से खरीदा था। मूर्तियां बेजुबान थी मगर अपनी कहानियां दोहरा रही थी। सभी मूर्तियों में गांव की लड़कियों का रूप था जो उसकी जुल्म का प्रतीक मालूम पड़ता। आंखें डबडबाई, होठ सूजे, सिसकते, आह टपकाते, लटे बिखरी और शरीर नग्न, कपड़े फटे हुए। कोई हाथ जोड़कर अपने प्यार की दुहाई दे रही थी कि कोई घुटने टेक कर इज्जत की भीख मांग रही थी। बाबा हरिद्वाल ने मानो किसी और की नहीं उन्हीं का अर्थात राजा विजय भान सिंह का जुल्म इनके द्वारा प्रकट किया था। एक किनारे प्रभु यीशु मसीह की भी एक मूर्ति थी, दूसरी भगवान श्री कृष्ण, तीसरी मूर्ति अधूरी थी। फिर भी इसके प्रतिबिंब में राधा का रूप स्पष्ट लग रहा था। इस मूर्ति के चरणों में ही राधा के साधारण गहने थे, कानों के झुमके, गले का हार, करधनी, चूड़ियां, कड़े, अंगूठियां। इनमें से एक अंगूठी उनके बाएं हाथ की अंगुली में भी थी। राधा एक और एक्वेरियम था, बिल्कुल खाली। राधा के जाने के बाद इसमें कभी किसी मछली को कैद नहीं किया गया।
फिर भी कमरा रंग महल सुसज्जित था, खूबसूरत था, मूर्तियां सजाकर रखी गई थी। इस प्रकार की इनके पीछे बड़े बड़े दर्पणों में इनकी गिनती और बढ़ गई थी। विजयभान सिंह को इस बात की बड़ी आशा थी कि राधा उन्हें क्षमा कर देगी, और जब वह उन्हें क्षमा कर देगी तो वह उसे रंगमहल में लाकर प्यार का यह ठोस प्रतीक दिखाएंगे। तब वह कितनी अधिक खुश होगी, परंतु सपना पूरा होने में अभी देर थी। काफी देर खामोशी में सिसकते रहने के बाद वह उठे और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। दूसरी मंजिल पर सामने के दरवाजे में वह एक बड़ी कुर्सी में धंस गए। वहां बैठकर कभी उनके दादा गरीबों की फरियाद सुना करते थे। उनके पिता सूरजभान सिंह भी वहीं बैठा करते थे। यहीं से वह सामने के वृक्ष से बंधे गरीब अपराधियों पर अपनी आज्ञा अनुसार कोड़े बरसाते भी देखा करते थे। जब सजा देकर उनका मन नहीं भरता था तो वह स्वयं वहां से उतरकर अपराधी के पास पहुंच जाते थे। अपने हाथों से कोड़े बरसाकर उन्हें एक विशेष ही संतोष मिलता था। इसी जगह पर शाही कुर्सी ने बरसों से अपनी पदवी का लाभ उठाकर गरीबों के साथ अन्याय किया। वो यहीं बैठ गए। क्रमशः वह हर स्थान पर काफी देर बैठने के बाद थक जाते थे, परंतु यहाँ बैठते तो उनका मन करता था कि अच्छा होगा कि यदि दम उनका इसी प्रकार बैठे बैठे निकल जाए। यहाँ उन्हें तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए गांव के लोग आसानी से देख सकेंगे। इस कुर्सी पर बैठकर राजाओं महाराजाओं ने जिस प्रकार अपनी प्रजा को तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा है, उसी प्रकार यह प्रजा भी इन राजाओं महाराजाओं की संतानों में से किसी एक को इसी कुर्सी पर तड़प तड़प कर मरता हुआ देख ले तो अच्छा होगा। उन्होंने तय कर लिया, राधा के प्यार की खातिर वह अपना सब कुछ पहले से अधिक लुटाते रहेंगे। राधा को पाने की आशा तो अवश्य निर्बल पड़ रही थी, परंतु यह आस जरा भी कम नहीं हुई कि राधा उन्हें क्षमा कर देगी। मानव तो अपने 7 जन्मों के पापी तक को क्षमा कर देता है। फिर राधा तो सुंदरता के भेष में देवी लगती थी। कमल की आयु की मांग के अनुसार उन्होंने उन स्कूलों में फंड खोल दिए जहां कहीं भी उसने प्रवेश लिया। ऐसी प्रतियोगिताएं उन्होंने आरंभ की जिनमें उनके लड़के की रुचि थी, और उनके लड़के ने अनगिनत इनाम बचपन से ही जीतने आरंभ कर दी। खूब नाम कमाया, स्कूलों में पढ़कर कॉलेज में आ गया, परंतु वह इस बात का अनुमान कभी नहीं लगा सका कि उसकी सफलता के पीछे किसी और का हाथ है। राधा अपने बेटे पर गर्व करती कि वह बहुत होनहार है, कॉलेज उस पर कृपालु है, प्रिंसिपल उसके बच्चे को बहुत मानते हैं। कमल बढ़ता गया, सफलता पर सफलता पाता गया। उसका रंग दिन प्रतिदिन अपने पिता के समान ही खिलता गया। राधा जब अपने लाडले को देखती तो एक पल के लिए खो जाती। उसकी खामोशी के पर्दे पर अपने आप ही उसकी आंखों में राजा विजयभान सिंह की उदास तस्वीरें दौड़ जाती। घनी पलकों के बीच वह उदासी जो उसने अंतिम बार उनकी आंखों में देखी थी, जब कृष्णा नगर में वह उनके आगे घुटने टेकते हुए प्यार की भीख मांग बैठे। वह तड़प उठती, दिल की गहराइयों से उनसे घृणा करने के पश्चात भी उनकी याद कभी कभी उसके सामने तस्वीर का रूप लेकर ही आ जाती थी, और तब एक पल के लिए उसकी शांति छिन जाती। वह खो जाती, अपने बेटे को गले से लगाती, लेकिन अपने आप को तसल्ली देने के लिए उन्हें कोसती, बद्दुआ देने लगती। दिल की गहराइयों से निकले श्राप के पीछे कैसी भावनाएं थी, प्यार है या घृणा, वह स्वयं समझाने से वंचित थी। फिर भी राजा विजयभान सिंह को कोसते रहने की उसे आदत सी पड़ गई थी, या फिर जैसे वह स्वयं को झूठा संतोष देना चाहती थी। यदि वह ऐसा नहीं करती तो यूं महसूस करती मानो उसकी बहन, उसके पिता, उसके बाबा और उसके साथ ही गांव की उन तमाम लड़कियों की आत्माएं उसे धिक्कार रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। विजयभान सिंह किसी भी सहानुभूति के योग्य नहीं है, उसका सर्वनाश होना ही चाहिए। विजयभान सिंह ने भी राधा से मिलना बंद कर दिया था। समय के साथ मेल करके वह उसे दूर से ही देख लिया करते थे। उन्होंने खामोशी धारण कर ली। निराशा ने मन के अंदर एक ध्येय बना दिया। इस जीवन भर इसी प्रकार राधा की सहायता करते रहें और कमल का भविष्य उज्जवल बनाते रहें। अब यही उनकी तपस्या रह गई थी, ऐसी तपस्या जिसका फल अब अगले जन्म में ही पाने की आशा की जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य कभी कभी एक अपराध या पाप में इस प्रकार उलझता जाता है कि फिर अपराध या पाप करने की धुन ही बना लेता है, उसी प्रकार कभी कभी मनुष्य पुण्य कमाने में इस प्रकार उलझता है कि पुण्य करते रहने की उसकी एक धुन बन जाती है। फिर वह इसके पीछे कोई फल या परिणाम नहीं देखता या सोचता। राजा विजयभान सिंह का भी अब यही हाल था। अपने प्यार के पीछे किसी परिणाम को न देखते हुए राधा और अपने बेटे के लिए
अब सब कुछ कर देना चाहते जो उनके बस में था। अपने जीवन, अपने प्यार और अपनी प्रसन्नताओं से पूर्णतः निराश हो चुके थे और इसलिए निरंतर छाई रहने वाली निराशा ने उनका फूल सा मुखड़ा कांटा बना दिया। आंखें अंदर को धंस गई और चारों ओर गड्ढे पड़ गए। शरीर निर्बल हो गया। समय से पहले ही बालों पर सफेदी छा गई। इस प्रकार कई कई दिनों से वे सेव नहीं करते। बाल कंधे पर झूलने लगते, तब भी उन्हें अपनी परवाह नहीं होती। राधा की खुशी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने खूब दौलत लुटाई, खूब खर्चा किया और इस प्रकार पूरे 22 वर्ष बीत गए। इन 22 वर्षों में उन्होंने कभी अपने जीवन का बहुत कुछ खो दिया, बल्कि सभी कुछ भी तो नहीं बचा उनके पास। स्वास्थ्य, धन दौलत, न जायदाद। इन 22 वर्षों में प्रताप सिंह का उनकी सेवा करते करते स्वर्गवास हो गया। 10 वर्ष पहले जब वह बीमार हुआ था तो उन्होंने उसे उनकी रूपा के पास भेज दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिली उसके ऊपर पानी के समान रुपया बहाने के पश्चात भी नहीं बचा। निरंतर शराब पीते रहने से उसको क्रॉनिक हो गया था। फिर धीरे धीरे रूपा अपने घरेलू संसार में इस प्रकार व्यस्त हो गई कि उसने उन्हें पत्र लिखना भी छोड़ दिया। वैसे भी उन्होंने प्रताप सिंह के बिछुड़ने के बाद उसे कभी पत्र नहीं लिखा। अपने ही दर्द में वह इस प्रकार डूबे रहे कि राधा के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। इन 22 वर्षों में उनके सारे मित्र भी छूट गए। दौलत का एक बड़ा भाग लूट गया। जमीन जायदाद, दूसरे शहर की कोठियां, जिस पर राधा लिखा हुआ और जिसे सदा ही वह अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली में पहना करते थे। नौकर चाकर स्वयं ही धीरे धीरे उन्हें छोड़कर चले गए। यही नहीं, लगभग 8 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी बाढ़ आई तो रामगढ़ का पूरा इलाका ही खाली हो गया था। कुछ लोगों ने दोबारा आकर इसे बसाना चाहा, परंतु दूसरे वर्ष भी ऐसी ही बाढ़ आई और फिर तीसरे वर्ष भी। तो लोगों को इस ओर आते हुए भी भय लगने लगा। इस बाढ़ में गांव ही साफ हो गए थे। पक्के मकान भी बह गए थे, केवल बिजली के खंभे ही रह गए थे। झूलते तारों को गरीबों ने लूट लिया था। पूरा गांव इस प्रकार उजाड़ था मानो इस इलाके को किसी और की आह लग गई है। ले देकर उनके पास यही एक हवेली, राजमहल बचा हुआ था, लेकिन बरसों से इसकी दीवारें भी सूनी थी। बाहरी भाग पर निरंतर वर्षा और धूप लगने के कारण काई जम गई थी। जहां दरारें थी वहां घास उग आई थी। जहां कहीं सीमेंट टूट गई थी वहां ईंटें झांक रही। कुछ वर्ष पहले उन्होंने अपने सारे कीमती फर्नीचर सामने के बड़े हॉल में बंद करके ताला लगा दिया था। समय बिताने के लिए वह अंदर चुपचाप रंग महल में जाकर बैठ जाते। बड़े बड़े शीशे उसी प्रकार दीवारों में चुने हुए थे। जब मोमबत्ती जलाते तो इनकी चमक में मेज पर गर्द में सनी हुई मूर्तियां जैसे अपने आप ही थिरक उठती। इनकी जुबानें चलने लगती तो उनके कान फटने लगते। ऐसा लगता जैसे एक एक मूर्ति अपने जीवन का हिसाब उनसे मांग रही है और उनका हिसाब चुकाते चुकाते वह थक गए हैं। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनकी खामोशी से वह बातें करते, घंटों सोचते रहते और यहाँ तक कि समा बुझ जाती, अंधकार घना हो जाता। फिर भी उनकी बातें समाप्त नहीं होती। जैसे राधा को कहानी सुनाकर इन मूर्तियों को संतुष्ट करना चाहते थे। शाम के समय जब अंधेरा घना होने लगता तब चांदनी रात होने के में कोई संदेह नहीं रहता तो वह अपने राजमहल के पिछले भाग में जाकर पत्थर की एक बेंच पर बैठ जाते, जहां कभी फूल महका करते थे। इत्र में डूबा निर्मल जल स्थिर रहा करता था और जिसकी दीवारों को संसार की सुंदर लड़कियों के नग्न शरीर का स्पर्श प्राप्त रहता था। आज वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। टैंक की दीवारों का प्लास्टर टूट चुका था। वहां पिछली बरसात का छिछला पानी सड़ता रहता। तालाब की दरारों में कीड़े मकोड़े होते। रात में जब मेढकों की टरटर होती तो दूर दूर तक का वातावरण और भी भयानक हो जाता। गर्मी में इसी तालाब के आसपास के वृक्षों से उड़कर आए सूखे पत्ते होते। जहां यदि कोई कीड़ा करवट भी लेता तो उसकी आवाज उनके कानों तक खड़खड़ा जाती। वह राजमहल के सामने वाले भाग में भी जाकर बैठ जाते थे, जहां दूसरी मंजिल पर बारजे में उनकी शाही कुर्सी रखी। बारिश न होने से इनकी काली लकड़ियां कट फट गई थी। बारिश नहीं होने से इनकी सभी लकड़ियां कट फट गई थी। गद्दी काली और मैली थी क्योंकि कोई देख रेख करने वाला नहीं। इस पर बैठकर वह सामने के लॉन को निहारते, जहां फूलों की क्यारियों के बजाय अब केवल बड़ी बड़ी जंगली घास ही थी। शाम होने से पहले की यहाँ कीड़े मकोड़े टटराने लगते। राजमहल की अवस्था को देखकर भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें राजमहल की ऐसी अवस्था देखने की शायद प्रतीक्षा ही थी। किसी गरीब की आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। बैठे बैठे जब मन घबराने लगता
तो वह उठकर नीचे उतरते। बरामदे में पहुंचते तो उनके कदमों की चाप सुनकर एक पल के लिए कीड़े मकोड़ों की आवाज मध्यम पड़ जाती, और जब वह नीचे उतरते तो घास में ऐसी सरसराहट होती मानो कीड़े मकोड़े और सर्प इधर उधर रेंग कर भाग रहे। लॉन के अंदर का यह रास्ता, जहां कभी घोड़े और हाथी सिर उठाकर चला करते थे, अब इस प्रकार उबड़ खाबड़ था कि दिन में भी संभल कर चलने के बाद हर पग पर ठोकर खाई जा सकती। वह बाहरी गेट पर खड़े होते जहां दिन रात कभी दरबानों और सिपाहियों का पहरा होता, और अब वहां कुछ भी नहीं रहा। तो अपने आप ही उनकी निगाहें पीछे राजमहल पर उठ जाती। यदि यहाँ से निकलते समय शाम की लालिमा शेष होती तो वह स्पष्ट देखते कि जिस जगह दूसरी मंजिल पर बैठकर उनके बाप दादा गरीबों की फरियाद सुना करते थे, वहां कुछ नहीं। बाहर की ओर दीवारें पर सीमेंट द्वारा बड़े बड़े शब्दों में केवल अब महल ही लिखा हुआ रह गया था। राजमहल का राज टूट चुका था। उन्हें इस महल की तकदीर पर हंसी आया था, राजमहल या भूत महल। और तब वह एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ते। हा 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 हा। उनका ठहाका इस उजड़े हुए और सुनसान इलाके में दूर दूर तक फैल जाता। तब उस ओर से भूले भटके गुजरने वाले यदि इस ठहाके को सुनता तो उसकी आत्मा कांप उठती। वह महल की ओर आंखें उठाए बिना ही भाग खड़ा होता, फिर दोबारा इस इलाके में आने का नाम भी नहीं लेता। फिर वह गेट खोलकर बाहर निकल जाते, सामने के वृक्ष के टूटे फूटे चबूतरे पर बैठ जाते और अपनी हवेली को निहारते लगते, जो वास्तव में अंधकार में किसी भूत महल से कम भयानक नहीं थी। जब वृक्ष की जड़ को देखते, एक एक डाली को भी देखते, कई वर्षों से इसकी टहनियों में एक भी पत्ती नहीं खिली। वृक्ष सूखता जा रहा था, बिल्कुल उनके शरीर के समान, उनकी हवेली राजमहल के समान। हर आंधी और तूफान में उन्होंने प्रतीक्षा की थी यह वृक्ष गिर पड़ेगा, परंतु सूखने के पश्चात भी यह अपने स्थान पर अडिग था, वरन आसपास तथा दूर दूर तक के कुछ हरे भरे वृक्ष गिर पड़ते थे। गर्मी के दिनों में बहुत देर तक इस वृक्ष की जड़ में बैठे रहते और हवेली को निहार कर सोचते ही रहते। बहुत देर तक जब शियार चिल्लाने लगते तो वह उठ खड़े होते, फिर हवेली के बरामदे में लौटते। शियार उन्हें देखकर चुप होते तो उल्लू बोलने लगते, चमगादड़ फड़फड़ाने लगते। हवेली राधा की आहो की एक जीती जागती तस्वीर थी, जिसे देखकर उन्हें कोई दुख नहीं होता, वरन शांति ही मिलती थी। उनकी आत्मा, उनकी अवस्था अब एक ऐसी हो चुकी थी कि उन्होंने राधा को छिप कर देखना भी छोड़ दिया था। ये आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसका बेटा जवान हो चुका था। इस समय विलायत में उसका अंतिम वर्ष था। वहाँ वह अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त इतना कमा भी लेता था कि सरकार द्वारा दी गई स्कॉलरशिप की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह सारा का सारा पैसा अपनी माँ को दे देता। राधा अब इस शहर के अच्छे फ्लैट में रहने लगी है। वह अपने बेटे पर उसे बहुत गर्व है। उसका बेटा और उनका वह तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। दोस्तों, ये कहानी का अभी यहीं विराम देते हैं। अगर अभी तक की कहानी आपको